हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एफएम का चैप्टर 1 कवर किया जा रहा हूँ 15 मिनट्स के अंदर। ओके, उसके सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सारे टॉपिक्स हैं, सारे कवर कर लिए मेमोरी टेक्निक के साथ। अब देखिए बस, और ख़त्म करिए फटाफट ये थ्योरी। Hello guys, let's quickly cover this chapter, financial policy and corporate strategy, within 15 minutes, as we have been covering all theory chapters of AFM FR audit in 15 minutes. Okay, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक जो है एक तरह से न्यू एडवाइस इस चैप्टर के अंदर भी, तो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो बिकॉज मैं अराउंड ये वाला टॉपिक आ गया था, नीचे देखेंगे ये वाला आया था, एक बार देखते हैं नीचे मैंने मार्क किया हुआ है। तो पढ़ते हैं अभी। इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें बस ये है कि सीएफओ के बारे में ऐड किया है कि एडवांस रोल ऑफ सीएफओ क्या है। तो उसके अंदर पॉइंट्स ये हैं कि रोल हैज़ बीन एडवांस इन द फॉलोइंग एरियाज। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ईएसजी ऑफ आरएसएम। तो ईएसजी से आपका environmental, social and governance financing, ठीक है। with the evolving of the concept of ESG, their role has been shifted from traditional financing to sustainable financing, ठीक है। तो RSM, R से है risk management. Nowadays the CFOs are expected to look after the overall functioning of framework of risk management system of organization, ठीक है। Then S से supply chain, post pandemic supply chain system has been posing the challenge for the company to maintain the sustainable growth. Since CFOs are the caretakers of the finance of the company, considering the financial viability of the supply chain management, their role has now become more critical, ठीक है। एम से हमारा मर्जर एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये हमारे चैप्टर का नाम ही है तो पता होगा, ठीक है। Since in recent period to maintain the growth and capture the market share, there has been a spate of mergers and acquisitions, and hence the role of CFOs has become more crucial because these are strategic decision and any error in them can lead to collapse of the whole business, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक कवर, ठीक है। इसके अंदर आप ये चीज़ पढ़ सकते हो बस कि ओवर आइडिया लेने के लिए एक सेकंड, हाँ, कि क्या क्या इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा बोला उन्होंने सीएफओ के बारे में, ये पढ़ सकते हो बस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क के अंदर। इसके अंदर रेलिवेंट क्या है हमारे लिए, कुछ रेलिवेंट नहीं, सिर्फ इन्होंने ये दिया एक लाइन की फंडामेंटल्स में क्या होता है, स्ट्रेटजी होती है, फाइनेंस होता है, मैनेजमेंट होती है, बस, ठीक है। तो इसको एक बार आप ऊपर से ओवरव्यू लेना तो ले सकते हो, टाइम बचता है तो, बट फटाफट वीडियो देखो, उसके बाद देखते हैं अगर टाइम बचा तो इसको डिस्कस करेंगे। इसमें उन्होंने स्ट्रेटजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताई है, तो बहुत बच्चों वाला टॉपिक है। फंक्शन उसके बताए हैं, ठीक है, ये भी बच्चों वाला ही टॉपिक है, ठीक है। तो बिकॉज ये हम इंटर में पढ़ते थे, ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है जो पहले आया भी हुआ, ठीक है। की डिसीजन फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आर एज फॉलोस। इसमें 4 फंक्शन है, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन, ठीक है। उसके अंदर क्या, ये आपको शॉर्ट फॉर्म है इसकी कि पैसा कहाँ से आएगा, तो फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि डिसीजन फॉलोइंग मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के लिए क्या डिसीजन लेने हैं। तो पहला है कि पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा पॉइंट है कि कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, डिविडेंड में जाएगा, फिर पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है, तो पोर्टफोलियो वाली ये मैंने कहीं से देखी थी, मतलब शॉर्ट फॉर्म, तो वहाँ से बता दिया आपकी मैंने, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी डिफरेंट हायरार्की लेवल। तो पहला है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर करने चाहिए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एएफएस। तो एएफएस से मैंने बना दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, ठीक है। ए से एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज कंसर्न विद द स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन से कंसर्न है एंड कैन बी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। एफ से डिटरमिन्स द काइंड एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी, फिजिबिलिटी है ना ये, ठीक है। तो उसके बाद एस से सूटेबिलिटी, वेदर द स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है वो सूट करती है आपके कॉमन मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाई है या ऐसे कुछ भी बना लिया आपने। A corporate strategy fundamentally is concerned with selection of businesses in which a company should compete and with development and coordination of that portfolio of businesses, ठीक है। मतलब एक तरह से बिजनेस आपको डिसाइड करना है जिनसे आपको compete करना है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रेटजी बताओ हायरार्की लेवल्स पे, इनके ऊपर अलग से आ सकता है, कॉर्पोरेट के ऊपर, फंक्शनल के ऊपर, इसके ऊपर तो नहीं आएगा ना, वो छोटा सा ही है। बाकी तीनों को मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल, ठीक है। इसमें क्या है, एसबीओ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में बी एनी प्रॉफिट सेंटर दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। एट द बिजनेस यूनिट लेवल द स्ट्रेटेजिक इश्यूज आर अबाउट प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स एंड डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग अ कंपीटिटिव एडवांटेज, ठीक है। तो प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग यूनिट्स मतलब जो एक तरह से कंपनी के अंदर अलग अलग यूनिट्स है तो उनकी कोऑर्डिनेशन देखनी, ठीक है। एंड डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग अ कंपीटिटिव एडवांटेज ऑफ फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उनकी कंपीटिटिव एडवांटेज सस्टेन करनी एंड डेवलप करनी, ठीक है। उसके बाद फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी का काम क्या है, इट इज लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग डिसीजन एंड ऑपरेटिंग डिवीजन्स एंड डिपार्टमेंट्स, देखिए द स्ट्रेटेजिक इश्यूज एट दिस लेवल आर रिलेटेड टू फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस एंड वैल्यू चेन, वेरी जनरल लाइन। उसके बाद फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज इन आर&डी, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व द डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू विच बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजीज कैन बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स क्या करते हैं कि एक तरह से मतलब डेवलपमेंट करते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, ठीक है। एंड इससे बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो सकती है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फंक्शन यूनिट्स इन्वॉल्व इन हायर लेवल स्ट्रेटेजीज, मतलब इन्वॉल्व किस तरह से होते हैं हायर लेवल स्ट्रेटेजीज में, बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू द बिजनेस यूनिट लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल, मतलब ऊपर वाले जो लेवल पड़े ना उनको ये इनपुट्स देते हैं, ठीक है। सच एज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कस्टमर फीडबैक जो आया एंड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑन विच द हायर लेवल स्ट्रेटेजीज कैन बी बेस्ड। वंस द हायर लेवल स्ट्रेटेजीज डेवलप्ड, द फंक्शनल यूनिट्स ट्रांसलेट देम इनटू डिस्क्रीट एक्शन प्लान्स दैट ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन मस्ट अकम्प्लिश फॉर द स्ट्रेटेजी टू सक्सीड। मतलब मेन काम तो यही कर रहे हैं ना सब कुछ, ऊपर तो बस ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं या कुछ बना के आ रहा है प्लान, सब कुछ एग्जीक्यूट यही कर रहे हैं, फीडबैक भी यही ले रहे हैं, सब कुछ यही कर रहे हैं। उसके बाद आया फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज बैकबोन ऑफ बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ एरिया फॉर ऑपरेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स एंड फाइनेंशियल गोल्स। इसको इन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ है, आपको भी पेपर में ऐसे लिख के आना है तो इंप्रेस हो जाएगा थोड़ा, बिकॉज सजेस्टेड आंसर में भी ऐसे लिखा होगा अगर क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का।
इसके अंदर क्या है, और फॉर एन इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग वंस लाइफ गोल्स थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। हमें पता ही है कि अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, फाइनेंशियल गोल मीट हो सके। दीज गोल्स में इंक्लूड बाइंग अ हाउस, ठीक है, सेविंग फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट ऑब्वियसली, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक स्टेप्स दैट हेल्प इन टेकिंग अ बिग पिक्चर लुक एट वेयर यू फाइनेंशियली आर, ठीक है। आउटकम्स क्या है इसके फाइनेंशियल प्लानिंग के? इसके 3 पॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स। वही है जो हमने पढ़े थे, नहीं ये अलग है, हमने पढ़े थे RT, एक तरह से आप ऐसा बोल लो FR का फास्ट ट्रैक बैच लिया, उससे हमारा फिनिश गुड बन गया, बस फिनिश गुड बन गया, बिकॉज ऐसे याद रखना पड़ेगा, FR का फास्ट ट्रैक बैच लिया, उससे हमारा फिनिश गुड बन गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा ये है कि इसके एक तरह से आउटकम्स क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग होगी एंड फाइनेंशियल मेजर, ठीक है, फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ठीक है। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी डिसाइडेड एट वेरी आउटसेट, सो दैट मतलब शुरू में डिसाइड कर लो, सो दैट रेस्ट ऑफ डिसीजन कैन बी टेकन अकॉर्डिंगली, मतलब ऑब्जेक्टिव्स पहले तुमने बना लिए, उसके बस बेसिस पे तुम डिसीजन लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी कंसिस्टेंट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विद द कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। फिर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द कॉर्पोरेट एंड अकॉर्डिंगली डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय इट, ठीक है। Where financial measures like ratio analysis of CFS, cash flow statements are used to evaluate the performance of the company. The selection of these measures again depends on corporate objectives, ठीक है। उसके बाद है ये आया हमारा May 24 में आ चुका है, फिर भी पढ़ते हैं एक बार ऊपर से, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ने की जरूरत, इसमें पढ़ते हैं सीधा 5 पॉइंट से एक तरह से इसमें बनेंगे। पहला पॉइंट है जनरेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान। द नीड फॉर फंड मोबिलाइजेशन टू सपोर्ट द एक्सपेंशन एक्टिविटी ऑफ फर्म इज वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। जनरेशन ऑफ फंड्स में अराइज आउट ऑफ ओनरशिप कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ठीक है। कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स फॉर मोबिलाइजिंग द ओनरशिप कैपिटल एंड डिबेंचर्स टू रेज बोरोड कैपिटल। आगे आपको पढ़ने की इच्छा तो पढ़ सकते हो, बिकॉज ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद नहीं रहेगा, इससे अच्छा कम पढ़ो तो इतना याद रहेगा। तो उसके बाद along with the mobilization of fund, the policy maker should decide on the capital structure to indicate the desired mix of equity capital and debt capital, ठीक है। तो पहले हमने जनरेट कर ली फंड, फिर हमने डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए, इक्विटी मिक्स क्या होना चाहिए। देयर आर सम मेजर्स फॉर डेट इक्विटी रेशियो व्हिच नीड टू बी फॉलोड फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लोन्स। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म होता है 1:1 का, प्राइवेट सेक्टर में होता है 2:1 का नॉर्म होता है, ठीक है। जैसे डेट इक्विटी रेशियो समझ लो 2:1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1:1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओके। तो नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। इसमें क्या है, प्लानर हैज टू फ्रेम पॉलिसीज फॉर रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड फॉर रिस्ट्रेनिंग ऑफ करंट एसेट्स। वन टाइप ऑफ प्रपोजल उन्होंने बताई है विल बी फॉर एडिशन ऑफ अ new product by the firm. Another type of proposal will be to increase the level of operation of existing product through either an increase in capacity in the existing plant or setting up of another plant for meeting additional capacity requirement. The last is for cost reduction and efficient utilization of resources. Okay. The next is dividend policy. Dividend policy decision deals with the extent of earnings to be distributed as dividend and extent of earning to be retained for मतलब एक तरह से DP रेशियो डिसाइड करनी है और आपको RE मतलब रिटेन अर्निंग वाली रेशियो डिसाइड करनी है, ठीक है, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन स्कीम ऑफ द फर्म, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग ऑफ बिजनेस ग्रोथ, डिविडेंड कैन बी कंसिडर्ड एज दैट पार्ट ऑफ टोटल अर्निंग्स व्हिच कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी। ऑब्वियसली अगर तुम बांट दोगे यूटिलाइज थोड़ी करोगे। स्टेबिलिटी एंड कैन हैव स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पेमेंट इज डिजायरेबल कंसिडरेशन दैट कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन शेयर प्राइस। ये तो पता ही है हमें, ठीक है। उसके बाद दस द कंक्लूजन दिया, दस द फाइनेंशियल पॉलिसी कैन नॉट बी वर्कड आउट इन आइसोलेशन ऑफ अदर फंक्शनल पॉलिसीज। इट हैज अ वाइडर अपील एंड क्लोजर लिंक विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ओके, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू कंपेयर टू यूजुअल कॉज एंड इफेक्ट स्टडी बिकॉज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज द कॉज एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इज द कॉज, corporate strategy is the cause and financial policy is the effect, and sometimes financial policy is the cause and corporate strategy is the effect। मतलब उल्टा भी हो सकता है, cause effect दोनों उल्टा सीधा हो सकते हैं, corporate strategy और financial policy। उसके बाद बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स vis-a-vis sustainable growth, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल पर आ सकता है। पढ़ते हैं इसमें द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। दिस कंसेप्ट फोर्सेस मैनेजर्स टू कंसिडर द फाइनेंशियल consequences of sale increases, okay, and to set sales growth goals that are consistent with the operating and financial policy of the firm। Often a conflict can arise if growth objectives are not consistent with the value of the organization's sustainable growth, ठीक है। क्वेश्चन कंसर्निंग राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ी टेक्निकल लाइन है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज may take a difficult shape if we take into consideration the rightness not for the current stakeholders but for the future stakeholder also। मतलब इनके अलावा फ्यूचर का भी आप सोचते हो, ठीक है। इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने, एक बार पढ़ लोगे तो इजी है। मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए आपको सोच के चलना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचाने हैं, इससे पढ़ लेना एक बार, इजी है बड़ी, ठीक है। सस्टेनेबल ग्रोथ इज द इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फाइनेंशियल पॉलिसी शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एंटरप्राइज डेवलपमेंट। अडॉप्ट सुटेबल फाइनेंशियल पॉलिसी इनिशिएटिव टू मेक श्योर एंटरप्राइज ग्रोथ स्पीड क्लोज टू सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो एंड हैव सस्टेनेबल हेल्दी डेवलपमेंट। ये अलग से क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं बाद में। पहले ये क्वेश्चन हाँ हमारा ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी। ये हमारा ये वाला तो खत्म हो गया, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स vis-a-vis सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। तो एक बार ये दो क्वेश्चन है, एक है वट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक नीचे है वो यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये वट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। पहले पूछा सस्टेनेबल कैसे बनेगी, फिर पूछा इन्होंने मतलब एक तरह से फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनेगी। तो दोनों ही कंबाइन होकर क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी बनाई है फाइनेंशियली स्टेबल वाले की 11 SPV। 11 से क्या है, हैव टू बी फाइनेंशियल स्टेबल यू एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। ये तो यार इंडिविजुअल्स के भी एप्लीकेबल होता है ना। अगर आपकी एक ही सैलरी पर डिपेंडेंट हो, मतलब कोविड में आपको निकाल देगा, ले ऑफ हो गए, सैलरी गई आपकी, तो आपका सोर्स नहीं है कोई और, तो कहाँ से पैसा लाओगे, ठीक है। तो हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। सेकंड है मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। फिर है डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली, ठीक है।
एंड हैव, ये तो नहीं पढ़ा हमने, मतलब शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिया हमने, एक तरह से हमने स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद गुड पब्लिक इमेज रखनी कंपनी को, ऑब्वियसली तभी तो आपके शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एट बी क्लियर अबाउट इट्स वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पॉइंट वाला पढ़ लेते हैं, सस्टेनेबल कैसे होगी ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म है डाइसिस। डी से है हमारा बी एबल टू डेमोस्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट इन ऑर्डर टू लेवरेज फर्दर रिसोर्सेज, ठीक है। आई से है एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल सॉरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। एंड सी से है हमारा एबल टू अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ, ठीक है। मतलब एक तरह फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली ये सारे ना, ये फाइनेंशियल वाले नहीं है, मतलब एक तरह से बस इन पर इनका इंपैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल रखने में, ठीक है। तो डी आई हो गया, सी हो गया हमारा, एस से स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, ई से हो गया एबल टू स्कैन इट्स एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स वर्क, ठीक है। उसके बाद एस से है हमारा लास्ट, सॉरी एस हमने पहले पढ़ लिया था, क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, एंड हमारा ई रह गया था ना, ई भी हो गया हमारा, सी भी हो गया, ठीक है, आई भी हो गया, डी भी हो गया, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए। डाइसिस, डी से क्या था, डेमोस्ट्रेट इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट, ठीक है। आई से था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। सी है हमारा कंपोनेंट स्टाफ होना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करो, मैनेज करो एंड रिटेन करो। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज देखो, आप एनवायरमेंट को स्कैन करो, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी। फिर पढ़ते हैं हम सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, ठीक है। यस गाइस, तो हमारा लास्ट टॉपिक भी यही है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। तो पढ़ते हैं एक तरह से, इट इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड गिवन द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट यूटिलाइजेशन एंड डिजायर्ड डीपी रेशियो एंड नेट रेशियो, ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके बस ये याद रखो, आपको ये पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली आपने काफी बार, एज मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू ROI इंटू 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो। तो पता ही है हमें कि मतलब ROE इक्वल, मतलब ROE होती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, G इज इक्वल टू B इंटू आर। तो इसमें क्या होता है, G इज ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, B क्या है हमारा रिटेंशन रेशियो, ये रिटेंशन रेशियो निकाल रहे हैं 1 माइनस DP रेशियो, एंड R क्या होता है हमारा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, बस सिंपल है। Whereas the sustainable growth rate is a measure of how much a firm can grow without borrowing more money, ये इंपॉर्टेंट है। After the firm has passed this rate, it must borrow funds from another source to facilitate the growth, because अगर आप उसके बाद borrow नहीं करोगे तो आप grow नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है इसमें, sustainable growth rate models assume that the business wants to maintain a target capital structure without issuing new equity, okay। मतलब आप टारगेट, मतलब एक तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहते हो बट इक्विटी नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, ठीक है। मेंटेन टारगेट डिविडेंड पेमेंट रेशियो, मतलब DPR बना के रखना चाहते हो, एंड सेल्स रैपिडली इंक्रीज करना चाहते हो एज मार्केट कंडीशंस अलाउ, ठीक है। इकोनॉमिस्ट बिजनेस रिसर्चर्स कंटेंड दैट अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इज नॉट पॉसिबल विदाउट पेइंग हीड टू ट्विन कॉर्नरस्टोन्स, ग्रोथ स्ट्रेटजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी, ग्रोथ स्ट्रेटजी ग्रोथ कैपेबिलिटी, ये याद रखो आप, ठीक है। कंपनी दैट पे इनएडिक्वेट अटेंशन टू वन एस्पेक्ट और द अदर आर डूम्ड टू फेल इन देयर एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। उसके बाद ये पढ़ने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, पढ़ सकते हो बाकी, पढ़ लेते चलो छोड़ो। आफ्टर ऑल, इफ अ कंपनी हैज एन एक्सीलेंट ग्रोथ स्ट्रेटजी इन प्लेस बट हैज नॉट पुट अप द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज इम्पॉसिबल, ठीक है। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, द वेरी वीक आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स दैट द ओवरऑल स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स शुड रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। द वीक वर्जन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रेफर्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज टू एंश्योर सपोर्ट फॉर ऑल एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम होरिजन। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, इतना याद भी नहीं रहेगा, ठीक है, इसको छोड़ो। Sustainable growth rate is particularly helpful in situations in which a borrower requests additional financing. The need for additional loans creates a potentially risky situation of too much debt and too little equity, ठीक है। Either additional equity must be raised or the borrower will have to reduce the rate of expansion to a level that can be sustained without an increase in the financial leverage, ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज वही होगा ना कि आप बिना डेट लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ग्रोथ कैन कम फ्रॉम टू सोर्सेज, इंक्रीज वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खत्म, इतना ही पढ़ना रेलिवेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो भूल जाओगे, तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, इससे अच्छा जितना याद रह सकता है उतना पढ़ो बस, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लगा और कुछ रिव्यू है आपका तो जरूर बताइए। ऑल द बेस्ट।